यूपी में योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर उपलब्धियों की पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने मीडिया के जरिए जनता को अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताईं। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों से आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में यूपी को बेहतर प्रदेश बनाने का दावा किया और साफ किया कि सुरक्षा और सुशासन में यूपी ने जो उपलब्धियां हासिल की है उसने यूपी के परसेप्शन को देश और दुनिया में बदला है। जैसे राज्य के लिए जो देश में आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश के लिए सुरक्षा और सुशासन के दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन दो क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं पिछले 4.5 वर्षों के दौरान, इसने पूरे प्रदेश के परसेप्शन को देश में भी और दुनिया में भी बदला है। अपने सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए, साथ ही हनुमानगढ़ी में जाकर भी पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने जहां अयोध्या के विकास की बात कही, वहीं 4 साल की उपलब्धियां भी बताई। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले दूसरे दलों के नेता अयोध्या नहीं आते थे। पहले कहते थे राम कृष्ण हुए ही नहीं, आज जब राम मंदिर बन रहा है तो कहते हैं राम और कृष्ण सबके हैं। इसी कालखंड में इन्होंने संघर्ष का जो बीड़ा उठाया था, कौन विस्मृत कर सकता है निषाद राज को। श्री कुबेरपुर में उनका भव्य स्मारक हमारी सरकार बना रही है। हजारों वर्षों की विरासत को क्यों भुला दिया था लोगों ने, क्यों विस्मृत कर दिया था निषाद राज को। अयोध्या तो कोई आना ही नहीं चाहता था। सरकारों के लिए से लगता था कि अयोध्या जाने का मतलब उनपे सांप्रदायिकता का लेपन लग जाएगा। 4.5 साल पूरे होने पर जहां योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामलला का आशीर्वाद लेने पहुंचे, वहीं संतों ने अयोध्या के विकास के लिए सीएम का धन्यवाद भी किया। हनुमानगढ़ी के महंत संत राजूदास ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। लगातार दर्जनों योजना जो लगातार बहुत तेजी से धरातल पर शुरू हो गया, चल रहा है। बहुत तो पूरे हो गए, बहुत पूरे होने को है और बहुत की शिलान्यास होना है। आज उस कड़ी में मुख्यमंत्री जी का अयोध्या दौरा आज भी है और मैं धन्यवाद इसके नाते दूंगा क्योंकि देखिए इतना बदलाव कि जो विपक्षी कभी अयोध्या के ऊपर ध्यान नहीं देता था, कभी राम का नाम नहीं लेता था, कभी राम जन्मभूमि का नाम नहीं लेता था, अब सबका नाम गायब। सारा विपक्षी अयोध्या, राम जन्मभूमि, हिंदुत्व, ब्राह्मण, बाबा यही शुरू कर दिया। बताइए अब इससे ज्यादा क्या बदलाव आप लेना चाहते हैं। योगी सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सांसद ने कहा कि पिछले 4.5 साल में योगी सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में एक भी हिंसा या जातीय दंगा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जिन बदमाशों ने क्राइम से संपत्ति अर्जित की थी, उनकी संपत्ति भी योगी सरकार ने कुर्क करवाई है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल की भी जमकर तारीफ की। सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र को देकर के उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, मुस्लिम भाइयों बहनों के खिलाफ है। देखिए मुस्लिम भाइयों जो है 3 तलाक को अगर खत्म किया तो योगी हमारी मोदी सरकार ने किया है। और मैं कहता हूँ बागपत के अंदर या 23% जो है मुस्लिम जनसंख्या जो है आंकड़ों के हिसाब से है। आप सरकारी योजनाओं को देखिए, या फ्री गैस कनेक्शन देखिए, शोभा योजना में जो है बिजली के कनेक्शन देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए, 48% जो मुझे बताया गया है सरकारी आंकड़े जो है, इसका जो फायदा है वो मुस्लिम समुदाय को मिला है। यूपी चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई हैं, जिसको देखते हुए राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जोरदार हमला बोल रही हैं। सीतापुर के दौरे पर आई यूपी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह ने योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल की तारीफ की और अखिलेश यादव के आरोपों पर जोरदार हमला बोला। क्यों ये डीएम उनकी सरकार में नहीं थे क्या? और अगर वो ईवीएम की बात करते हैं तो जिन जनपदों में उनके विधायक बैठे हुए हैं, क्या उसमें भी ईवीएम में हेरफेर किया गया है? तो पहले वो अपनी जांच करा लें, अपने विधायकों की जांच करा लें, फिर वो। दरअसल अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल के हिसाब पर सवाल खड़े कर दिए।
उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने प्रकाशित किया 16 पेज का 16 आने झूठ। लगता है कि बीजेपी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय झूठ प्रशिक्षण केंद्र की पाठ्य पुस्तिका प्रकाशित की है, परंतु बीजेपी के झूठ के दूत इसे ऑनलाइन कक्षाओं में ही चला पाएंगे, क्योंकि जनता के बीच वो जा नहीं पा रहे। बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र की शांति विहार कॉलोनी में बीते महीने हुए विनीता हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला के देवर आकाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस हिरासत में लेते ही आरोपी ने बताया कि अवैध संबंध बनाने से मना करने पर अपनी भाभी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। घटना के समय मौके पर पहुंची पुलिस को महिला की बच्ची ने अपने चाचा आकाश पर हत्या करने की बात कही थी। घटना के बाद महिला के परिजनों ने उसके ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। करीब 1 महीने तक फरार रहने के बाद आरोपी आकाश सक्सेना को पुलिस ने आंवला बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या आरोपी आकाश को जेल भेज दिया है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद जब इससे गहन पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि अवैध संबंध बनाने में ये विफल रहा, जिसके चलते इसने इस घटना को पारित किया। इस व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। इस घटना में अन्य जो लोग नामजद थे उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और इसमें अग्रिम अधिकारी सुनिश्चित कराई जाएगी। देश को दहलाने की साजिश रचने वाले पाक परस्त आतंकियों को यूपी समेत कई राज्यों से गिरफ्तार किया गया। अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार 6 आतंकियों से पूछताछ में कई सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसको लेकर पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। आतंक के आरोप में गिरफ्तार हुमैद के कानपुर वाले ठिकाने पर भी एटीएस की टीम ने छापा मारा है। टीम ने पिछले कई दिनों से कानपुर में डेरा डाला हुआ है और हुमैद के रिश्तेदारों के घर से व्हाइट रंग की कार को निकाला है। अगर सोर्सेज की बात करें तो अभी भी पूछताछ जारी है, जिसके बाद से कानपुर पुलिस अलर्ट मोड पे दिख रही है। इस वक्त देखिए हम जिस चौराहे पर खड़े हैं, ऐसे ये स्थिति हर चौराहों की साफ तौर पर दिख रही है। यहाँ प्रभारी निरीक्षक और कांस्टेबल्स कैसे हर आने जाने गाड़ी को खासकर चेक कर रहे हैं कि व्हीकल्स कौन कौन सी है, क्या है, उनकी डिक्की चेक की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि एटीएस की टीम ने जिस कार को बरामद किया है उस कार से आतंकियों तक हथियार पहुंचाए जाते थे। इसी कार का इस्तेमाल देश के अलग अलग हिस्सों में आतंक मचाने के लिए किया जाना था, लेकिन आतंकियों की कामयाबी से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने पाक परस्त आतंकियों की नापाक चाल पर रेड मार दी। बस्ती के दुबोलिया थाना के जमनीजोत गांव में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। एक बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक महिला गोद में 8 महीने का बच्चा लेकर पंखे का प्लग बिजली के बोर्ड से लगा रही थी। पंखे का प्लग लगाते समय महिला करंट की चपेट में आ गई। पास में खड़े 2 बच्चे अपनी मां को करंट लगता देख छुड़ाने की कोशिश करने लगे, जिसमें मां समेत 4 बच्चे करंट की चपेट में आ गए। करंट की चपेट में आए 4 लोगों को परिजन अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने मां समेत 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घर में पंखा लगाते वक्त इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिसकी वजह से परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई और एक बच्ची जो 4-5 साल की है उसको हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां उसकी हालत अभी गंभीर है। परिवार इसमें जो मृतका हैं मैना देवी, वो और उनके 2 बच्चे, उनकी मौके पर मृत्यु हो गई और एक बच्ची का इलाज हॉस्पिटल। वाराणसी में युवाओं को संगठित करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। युवा चेतना की ओर से ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विद द हेल्प ऑफ यूथ विषय पर चर्चा की गई। इस आयोजन में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, भारत के लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। युवा वर्ग को संगठित कर भारत को आगे लाने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें युवा वर्ग को भारत की तरक्की के लिए अपना योगदान देने की अपील की गई। आज इस बात पर हम लोगों ने चर्चा किया है कि नौजवानों की श्रम शक्ति के बल पर कैसे एक ऐसी व्यवस्था का परिकल्पना स्थापित किया जाए ताकि भारत की तरक्की और गुणात्मक रूप से आगे बढ़ सके। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से यह मांग भी कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर युवा आयोग का गठन हो ताकि युवाओं के लिए और अवसर डेवलप हो सकें। पश्चिमी यूपी में अजीत सिंह की सियासी पकड़ अच्छी मानी जाती थी। जाटलैंड के असरदार नेता रहे अजीत सिंह के जाने के बाद उनकी जगह अब उनके बेटे जयंत चौधरी ने ली है। इस मौके पर अजीत सिंह को पार्टी नेताओं और खाप चौधरियों ने श्रद्धांजलि दी। उनकी जगह पर उनके बेटे जयंत चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी है।
भारत आज उन स्वास्थ्य कर्मचारियों का सम्मान कर रहा है जिन्होंने कोरोना काल में अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद की। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ ने भी ऐसा ही कुछ करते हुए लोगों की मदद करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों की कहानी को सामने लाने का फैसला किया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हमारे दौरे के दौरान हमारी मुलाकात हुई आशा कार्यकर्ताओं की सुपरवाइजर यशोदा देवी से। यशोदा देवी कोरोना मरीजों तक न सिर्फ दवाइयां बल्कि पौष्टिक खाना भी पहुंचाती हैं ताकि वो जल्द स्वस्थ हो सके और इसका खर्च खुद ही उठाती हैं। इसी जज्बे की वजह से यशोदा देवी हैं हमारी संजीवनी चैंपियन। गर्भवती और अभी मां बनी महिलाएं कारलापलम गांव के एक स्कूल में टीकाकरण करवा रही हैं। यशोदा देवी इन महिलाओं को समझा रही हैं और टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यशोदा इन्हें आसान भाषा में बता रही हैं कि टीका लगवाना सुरक्षित है और उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है। यशोदा मैडम गारू कोरोना वैक्सीन गुरिंची विवरिंचడం వల్ల మేడం గారు మమ్మల్ని మోటివేషన్ చేయడం వల్ల 2 వ్యాక్సిన్లు వేయించుకున్నాము। అంతా బాగుంది। ధన్యవాదాలు। यशोदा देवी आंध्र प्रदेश की सबसे वरिष्ठ फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मी हैं। 57 वर्षीय यशोदा मल्टीपर्पज फीमेल सुपरवाइजर हैं जो दर्जनों एएनएम की टीम का नेतृत्व करती हैं। इन महिलाओं को एएनएम के तौर पर जाना जाता है। ये लोगों का कोविड-19 और दूसरी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण करती हैं। महामारी के दौरान यशोदा ने सबसे पहले मिसाल पेश की। खुद कई बीमारियों से जूझने के बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा के काम को जारी रखा। ఈ కరోనా వచ్చినప్పుడు అవేర్నెస్ చేస్తూ ఉండగా నేను కోవిడ్ పాజిటివ్ అయ్యాను। ఈ కోవిడ్ పాజిటివ్ అయిన దగ్గర అయిపోయిన క్వారంటైన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మరలా డ్యూటీలోకి జాయిన్ అయ్యి వెంటనే నా టీం మెంబర్స్ అందరినీ తీసుకొని వ్యాక్సినేషన్ గురించి, శానిటైజర్ గురించి, మాస్కుల గురించి अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करना यशोदा को दूसरों से अलग बनाता है। इन्होंने फल, सब्जी, अनाज, चिक्की और दूसरे जरूरी सामान उन लोगों तक पहुंचाए जो ये जुटा नहीं पा रहे थे और इन सब चीजों का खर्च यशोदा ने उठाया। కరోనా పేషెంట్లకి, లెప్రసీ, టీబీ కేసులకి, ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్కి నా శాలరీ నుండి 20% వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను న్యూట్రిషన్ డైట్ రూపేణ। यशोदा हर महीने 40 लोगों को खाना खिलाती हैं और अपनी तनख्वाह में से 20,000 से भी ज्यादा खर्च करती हैं। अपने इस निस्वार्थ भाव और सेवा भाव की वजह से यशोदा हमारी संजीवनी चैंपियन हैं।